आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल में। आज हम बात करेंगे एंटी करप्शन मूवमेंट की। अन्ना आंदोलन, बाबा रामदेव आंदोलन और अब केजरीवाल का आंदोलन। सवाल ये उठता है कि इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इन आंदोलनों से मुस्लिम तबका क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? क्या वजह है? जानबूझकर दूर है वो या फिर उसे दूर रखा गया है? इस अहम इशू पर बात करेंगे और इस अहम इशू पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब। आप प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस शूरा के। इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं SMA काज़मी साहब। आप फॉर्मर एडवोकेट जनरल हैं उत्तर प्रदेश के और साथ ही सीनियर एडवोकेट भी हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद के। आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही मौजूद हैं मौलाना मकसूदुल हसन कासमी साहब। आप प्रेसिडेंट हैं इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के और साथ ही अरविंद केजरीवाल टीम के साथ भी ये जुड़े हुए हैं। आज अपनी बात रखेंगे। ख्वाजा साहब, क्या लगता है आपको एंटी करप्शन मूवमेंट जो चलते हैं पिछले कई साल से हम देखते आ रहे हैं, अन्ना जी ने शुरू किया था ये और उसके बाद बाबा रामदेव और अब अरविंद केजरीवाल, मोटे तौर पर हम देख रहे हैं कि मुस्लिम तबके की नुमाइंदगी वहां पर नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है आपको, जानबूझ करके वो दूर है इस मूवमेंट से या उन्हें दूर रखा जा रहा है? देखिए, मेरा इसमें ज़ाती नज़रिया ये है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो मुख्तलिफ़ दौर में मुख्तलिफ़ मसाइल से दो चार होता रहा है। बदकिस्मती की बात यह है कि किसी भी दौर में किसी भी मुस्लिम इशू पर जिस तरह की तहरीक चलनी चाहिए थी अक्सरियत की तरफ से बिलखुसूस, वो तहरीक कभी नहीं चली। मिसाल के तौर पर कितने फसादात हुए, बातें बहुत हुई, लेकिन ये कि कोई तहरीक कम्युनलिज्म को लेकर, फ़िरका परस्ती को लेकर चली हो और मुसलमानों में ये एहसास पैदा करने की कोशिश की गई हो कि भाई आप भी इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, आपका जो दुख और आपकी तकलीफ़ है उस तकलीफ़ में हम भी आपके बराबर के साथी हैं। तो कहीं ना कहीं आम मुसलमान में एक एहसास महरूमी पाया जाता है और वो एहसास महरूमी जो है उसका जो तदारुक होना चाहिए, उसकी जो तशफ़ी होनी चाहिए या उसकी जो देखभाल होनी चाहिए, उसका फुकदान है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये, जहाँ तक दूर रखे जाने की बात है, ये तहरीक है अपने आप में या नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा पस मंज़र में देखें तो ये शुरू में तहरीक लगती है, उसके बाद में फिर ये कुछ और बन जाती है, फिर ये भीड़ बन जाती है, फिर ये मजमा बन जाता है, फिर इसमें तसादुम आ जाता है, फिर इसके अंदर उछाड़ पछाड़ हो जाती है, फिर ये सियासी जमात बन जाती है। तो लोग हम अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग कि असल में ये सिलसिला है क्या। बुनियादी तौर पे ये बात चली थी अन्ना से, अब अन्ना कहीं और हैं और अन्ना के साथी कहीं और हैं। तो ये दो बातें हैं। तीसरी बात ये है कि जहाँ तक मुसलमान को दूर रखने की बात है, हकीकत ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस तहरीक की पुष्टपनाही, मैं अभी आगे जब प्रोग्राम चलेगा तो मैं कहूँगा उस बात को, इस तहरीक की पुष्टपनाही कहाँ से हो रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये। और इस सवालिया निशान की वजह से हिंदुस्तान का मुसलमान अभी ये फैसला करने से कासिर है कि हम इसके साथ में जुड़ें या ना जुड़ें। ये ऊँट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है जो मूवमेंट चल रहा है, आपने जो है वो फंड कहाँ से आ रहा है, इनडायरेक्ट वे में कहाँ है ये, और कौन इस मूवमेंट के पीछे है? क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो पूरे का पूरा आंदोलन है इसके ऊपर भी सवाल निशान लगता है, फंड कहाँ से आ रहा है ये भी बड़ा सवाल है, और कहीं ना कहीं इस मूवमेंट से मुस्लिम तबके को दूर रखने की कोशिश भी की गई है शायद? मैं बहुत उसूली एक बात आपके सामने अर्ज कर दूं पहले, कि कोई भी रहनुमाई हो, लीडरशिप हो या कोई भी मूवमेंट हो, उसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात यह कि आपका मकसद क्या है और मकसद के तय आप ईमानदार कितने हैं। दूसरी बात यह कि उस मकसद को हासिल करने के लिए आपने तरीक़ा क्या अपनाया है। और तीसरी बात यह कि आपने उसको हासिल करने के प्रोसेस में क्रेडिबिलिटी क्या कमाई है। सबसे बुनियादी मसला इस पूरी मुहिम के साथ ये है कि मुहिम जब शुरू हुई तो अन्ना हज़ारे साहब का मुकाबला गांधी जी से किया गया और कहा गया कि एक नए दौर का गांधी आ गया। मैं समझता हूँ, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि गांधी से मुकाबला किया जाना ये सबसे महंगा सौदा पड़ा उनके लिए और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह सौदा उनके लिए हुआ। इसलिए वहाँ मैं आ रहा हूँ कि गांधी क्या था, पहले हमको देखना पड़ेगा। ये तीनों जो पैमाने मैंने बताया, उन तीनों पैमानों पे अगर कोई एक शख्स पूरा एक शाहकार के तौर पे मुकम्मल था एज ए लीडर, सबसे ज़्यादा खरा उतरा है, कोई खरा उतरा है तो गांधी उतरा। उसकी वजह क्या थी कि उसने एक मौक़िफ़ तय किया, 60 साल तक उस मौक़िफ़ के ऊपर एक दिन के लिए भी उससे गुरेज़ा नहीं हुआ। उसके सामने सिमतें बनती रहीं, उसके सामने नई लीडरशिप बनती रही। गोखले की लीडरशिप थी, मदन मोहन मालवीय की लीडरशिप थी, वीर सावरकर की लीडरशिप बनी, बहुत तमाम लीडरशिप बनी, और वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने अब लोगों को अपना हमनामा बना लिया, लेकिन वो अपने रास्ते से भटका नहीं। यहाँ पर जो तब्दीलियाँ, जैसा कि अभी इफ्तिखार साहब ने कहा कि तब्दीलियाँ जो आ रही हैं, उन्होंने आपको अनरिलायबल बना दिया, आपको गैर मोतबर बना दिया।
एक मैं बहुत बुनियादी मिसाल देता हूँ। 17 जनवरी 1948, ज़रा याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट दिन। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई है। 17 जनवरी 1948 को पंडित नेहरू ने अपने ख़त को लिखा, जो चीफ मिनिस्टर्स को, जो छपा हुआ ख़त है, उसमें उन्होंने कहा कि कल से गांधी जी एक अनशन पे बैठे हैं और ये अनशन है 50 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलवाने के लिए। जब हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म का धुआं उठ रहा हो, लाशें कट रही हों, तो ऐसे में इसके 50 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलवा रहे थे। इस ऐसे मौक़िफ़ की हिमायत करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन देयर लाइज द ग्रेटनेस ऑफ गांधी, जिसके सामने मैं झुकता हूँ। आज ज़रा सोचिए कि जैसा आपने फरमाया कि हिंदुस्तान में 6 दिसंबर 1992 हुआ, हिंदुस्तान में बॉम्बे के बड़े बड़े फसादात हुए, गुजरात के बड़े बड़े फसादात हुए, ये सब केजरीवाल साहब हों, चाहे नाज़ारे साहब हों या उनके रफ़्का हों, ये सब मौजूद। छोड़ दीजिए फसादात को भी छोड़ दीजिए, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और उसके अलावा बहुत सारे जो है ऐसे अत्याचार या ऐसी चीजें कभी भी इनका कोई नुमाया रोल नहीं रहा और कभी इनकी वहां पर पेशकदमी नहीं रही। आपका मुकाबला किया जा रहा है गांधी से, तो जब आपका मुकाबला उस गांधी से किया जाएगा, तो मेरा एक जुमला ये था, करप्शन की लड़ाई लड़ते लड़ते आप गांधी बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गांधी बना के जो आपको उतारा जा रहा है ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। और मेरी बात जो 1.5 साल पहले मैंने 13 अप्रैल 2011 को अपने अखबारी बयान में कही थी, जब आज आप देख लीजिए बिल्कुल सही साबित हो गई है कि गांधी से मुकाबला आपको बहुत महंगा पड़ रहा है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ जो एतबार की कमी है, जो लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, ये उनका सबसे बड़ा इशू है। मौलाना साहब के पास आएंगे। मौलाना साहब, चूंकि आप इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और इन दिनों अरविंद केजरीवाल के साथ लगातार आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो सवालिया निशान लग रहा है इस मूवमेंट के ऊपर, और जो नीयत है, आपने शुरुआत जो है किस लिए की थी और अब बाद में जो है वो किधर जा रही है, तो आपको लगता है कि आप लोग भी जो है वो अभी से शुरुआत कर दिए पब्लिक के साथ धोखे की? बातें हो रही थी कि मुस्लिम्स क्यों दूर हैं, पहली बात तो ये लीजिए, क्रेडिबिलिटी की बात। ठीक है, मुस्लिम्स इस देश में करप्शन के सबसे ज़्यादा पीड़ित करप्शन है इस देश से मुस्लिम है। मुसलमानों ही का काम बगैर इसके नहीं होता। करप्शन की तहरीक के ख़िलाफ़ तहरीक अगर इस देश में कामयाब होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमानों को होगा। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि मुसलमान दिखते नहीं। हम मुस्लिम, या तो आपने वहाँ आपको, हम रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं, हमारी जितनी तादाद है उसके एतबार से वो मुसलमान होते हैं। या तो मुसलमान अपने आप ये हो कि भाई अपने माथे पर लिख के जाएँ, वो लिख के जाएँ कि ये मुसलमान है, तब आपको पता लगेगा। हाँ, ये बात सही है कि मुसलमानों के लीडर क्यों नहीं है इसमें, मुसलमानों के लीडर क्यों नहीं, ये बात बड़ी बात है। लीडर कैसे जा सकते हैं? लीडर या तो बीजेपी के होंगे या कांग्रेस के होंगे, किसी और पार्टी के। मुस्लिम रहनुमा, तो पार्टी बना चुके हैं अब। मुसलमानों के लीडर्स इसलिए नहीं है वहाँ, क्यों? जो मुस्लिम, आपका कहना है कि बड़े जो लोग मुसलमानों के बड़ी शख्सियात हैं, वो क्यों नहीं है? मैं बहुत ही माफी के साथ आम आदमी भी, आम मुसलमान नहीं नजर आता साहब। आप मुझे मुसलमान नजर नहीं, आपने इंटरप्ट नहीं किया, दूसरे को मुझे भी नहीं, वो इंटरप्ट तो वो मैं करूंगा जहां मुझे जरूरत पड़ेगी, वो मुझे बात कहने दीजिए, आपको मना नहीं कर रहा हूं, बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, प्लीज बोलिए। हमारे यहाँ जो मुसलमानों में जो चेहरे हैं, जो सो कॉल्ड रहनुमा हैं, उनमें से अक्सरियत लोगों की ऐसी है जिनके खुद के जो इंस्टीट्यूशन है, मैं अक्सर अच्छे भी हैं, मैं बुरा नहीं कह रहा सबको, किसी के यहाँ हिसाब किताब नहीं है। कोई बड़े बड़े हैं लेकिन उनके यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं, उनके अंदर, उनके इदारों में कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। इसी वजह से यहाँ पर हमारे यहाँ मदरसा बोर्ड तक की मुखालफत की जाती है कि उसमें मदरसों में पूरा हिसाब किताब होगा, ऑडिट किया जाएगा, दिखाया जाएगा। इस वजह से हमारे यहाँ परेशानी ये है, हमारे देश के मुसलमानों में जो रहनुमा है, सो कॉल्ड रहनुमा, जो हमारी नुमाइंदगी करते फिरते हैं जगह जगह, उनकी अक्सरियत ऐसी है जिसमें करप्शन ज़्यादा भरा हुआ है, और वो डरते हैं इस वजह से कि इस मुहिम में अगर आएंगे तो सबसे पहले उन पर ही उंगली उठेगी, उनसे कहा जाएगा अपना हिसाब किताब दो। मुसलमानों की इस वक्त की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, उनमें करप्शन है। ले दे करके वक्फ बोर्ड है हमारे यहाँ, हज कमेटी है, पूरे देश में किसी इंस्टीट्यूशन में इतना करप्शन नहीं है जितना वक्फ बोर्ड में है। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी जो सो कॉल्ड लीडर है उनमें करप्शन है। इसी वजह से करप्शन की तहरीक से वो डरते हैं। तो मुसलमान करप्शन के खिलाफ तहरीक में हमारे साथ ये जो बयान इन्होंने दिया है, मैं पहली बात तो ये वादे होना चाहूँगा, हो जाए इसके ऊपर, कि मौलाना कासमी साहब ने जो बयान दिया है, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तर्जुमान की हैसियत से दिया है। अगर ये उनका बयान है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही सख्त बयान है और बहुत ही हतमी और बड़ा गलत बयान है। इसलिए मैं मुझे अर्ज कर लेंगे, इसलिए कि इस वक्त न तो ये मौजूद था और ना इसकी कोई ज़रूरत थी, और आप
एक हतमी स्टेटमेंट देकर कि वहां करप्शन है, ना आपके पास इस वक्त कोई मवाद है, ना उसकी कोई बुनियाद है, और ना कम से कम आईएससी की तरफ से ऐसा कोई इल्जाम अब तक आया है, और ना हिंदुस्तान के किसी भी गोशे से ऐसा कोई इल्जाम उठा है। अगर आप अपने तरफ से बयान दे रहे हैं, और मैं तो ये इस किस्म का बयान ये इस बात का मजहर है कि अगर आपका एटीट्यूड ये है तो फिर केजरीवाल साहब का एटीट्यूड क्या होगा? बिल्कुल। और एक चीज और, मुसलमानों को आप मदऊ किस बुनियाद पे कर रहे हैं और मुसलमानों को अपने पास बुलाने की बात क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट चीज और, कि जिस तरीके से आपने जो है इल्जामात तो लगा दिए, ऐसे आईएससी के खिलाफ भी जो है वो इस तरह के इल्जामात कई बार लग चुके हैं। डेमोक्रेसी की आपने बात कही सवाल थी, पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दें। जी। बुनियादी सवाल यह है कि आपने आज से 2 दिन पहले जो एक नया जो सवाल खड़ा किया है, हर तरफ एक सवाल उठ रहा है, अखबारों में ये सवाल आ रहा है कि आप ये बता दें कि अगर आपने आरटीआई के जरिए ये इन्फॉर्मेशन आपके पास थी तो लॉन्चिंग के दिन तक अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि हम लॉन्चिंग के दिन इसको रिलीज करेंगे, तो ये कोई तिजारती काम हो रहा है? तिजारती काम ही हो रहा है, ये सियासी शायद तिजारती काम ही हो रहा है। तो ये सियासी बसीरत नहीं हुई, ये आपकी तिजारती सलाहियत हो गई कि आप वेट कर रहे हैं। तो कोई पैकेज तो है नहीं कि हम जिस दिन अपनी फिल्म लॉन्च करेंगे उस दिन ये वाला पैकेज देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताना जुर्म है नहीं है कि इस देश को लूटा जा रहा है, इस देश को खाया जा रहा है, इस देश में घोटाले हो रहे हैं, इस देश के प्लॉट बेचे जा रहे हैं, इस देश के पहाड़ बेचे जा रहे हैं, इस देश की नेचुरल रिसोर्सेज को बेचा जा रहा है, खाया जा रहा है। कुछ ही दिन में इस देश में कुछ भी नहीं बचेगा। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जरूरी है, इसके लिए जनता को जगाना जरूरी है। और ये उन्हीं लोगों को बुरा लग रहा है, ये उन्हीं लोगों को बुरा लग रहा है जिन लोगों के दामन दागदार हैं, जिन पर अरबों खरबों रुपये के घोटालों के केस चल रहे हैं, उन्हीं लोगों को बुरा लग रहा है। देश उनके साथ हैं जो लोग आज आम आदमी की बात करता है। ठीक है, आपने इल्जाम लगाया कि हज कमेटी के अंदर जो है वो करप्शन है, आपने कहा वक्फ बोर्ड के अंदर करप्शन है। हमने कहा भाई ठीक है, होगा, उसकी जो है वो जांच हो जाएगी, वहां पे पूरा एक सिस्टम होता है, आपके पास आईन है, कानून है, सारी चीजें हैं। आपने कहा कि डेमोक्रेसी वहां पर नहीं है। अगर डेमोक्रेसी की बात हम करें तो जो आपके अरविंद केजरीवाल हैं, उनका जो व्यवहार है, उन लोगों का बात करने का जो उनका तरीका है, और कुमार विश्वास भी जो है वो चिट्ठी लिखी थी उन्होंने भी अन्ना को कि यहाँ पे डेमोक्रेसी की कमी है, एक आदमी डिक्टेटरशिप जो है चला रहा है। तो पहले अपने आप को तो ठीक कीजिए। आप जो कह रहे हैं डेमोक्रेसी की कमी है, वहां एक कमेटी है, पूरा फैसला होता है और यूनानी मसली बिल इत्तिफाक फैसला होता है कौन हमारी नुमाइंदगी करेगा, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, कुछ करेगा। ये आप जब अंदर आए तो आपको पता लगेगा कि वहाँ कितनी शफाफियत है। और मेरा ख्याल के दीनी मदरसों में आप अंदर जाइए तो शायद आपको भी पता चलेगा कि वहां पर कितना दीनी मदरसों का कितना मुनज़्ज़म सिस्टम है। दीनी मदरसे का जी, मैं दीनी मदरसे की वो नहीं कह रहा, मैं तो खुद दीनी मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो खुद मदरसे से फारिग हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो लोग मदरसा बोर्ड की मुखालफत करते हैं वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो गलत, उनके यहाँ उन्हें डर है कि हिसाब किताब देना पड़ेगा। ठीक, करप्शन का मुद्दा वक्फ अराजी का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं। करप्शन का मुद्दा हज का मुद्दा नहीं है। करप्शन का मुद्दा मौलाना ये है कि इस मुल्क के अंदर जो इंसाफ हिंदुस्तानी को मिलना चाहिए था वो इंसाफ देने में तमाम का तमाम निज़ाम फेल हुआ है और इस हम्माम में सब नंगे हैं। ठीक है ना? अब इस हवाले से आपने तहरीक चलाई है, बड़ी खुशी की बात है, तहरीक चलाई है। हमारी दिक्कत कहाँ फंसी है आकर, जो बात आपने शुरू में कही थी कि मुसलमान क्यों साथ नहीं है। अगर आप तहरीक रहते तो रास्ते खुलते, गोशे खुलते। आपने तहरीक का सिलसिला तो ख़त्म कर दिया, अब आप तो सियासी जमात हो गए। अब जब सियासी जमात हो गए, इस मुल्क में 200 सियासी जमातें हैं और 200 मौक़िफ़ हैं, तो वो आदमी अब तो सियासी बात होगी, इलेक्शन होगा, इलेक्शन का वक्त होगा। आपने कहा हम 542 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे, बड़ी खुशी की बात है। आप इलेक्शन के मैदान में आएंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, उसके मुताबिक लोग फैसला करेंगे और फैसले के मुताबिक जमहूरी में जो फैसला होगा, अगर फैसला आपके हक में होगा तो आपकी हक़ानियत साबित हो जाएगी, किसी और के हक में होगा बिल्कुल। और अगर आपको मौका मिला तो जो है मुल्क के ऊपर आप जो है आपकी हुकूमत होगी। और आज हम ये बात करें एंटी करप्शन मूवमेंट और मुसलमानों का मौक़िफ़ आखिर है क्या। हम देखते हैं कई बार अन्ना आंदोलन हो, बाबा रामदेव का आंदोलन हो या फिर अब केजरीवाल का, इन सब से कहीं ना कहीं मोटे तौर पर मुस्लिम दूर हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मौलाना साहब आपके पास आएंगे, चूंकि आपसे ही जुड़ा हुआ पूरा मसला है ये। असगर अली इंजीनियर साहब को आप जानते होंगे। असगर अली इंजीनियर साहब जो हैं वो बड़े समाज सेवी भी हैं और काम करते रहे हैं। उन्होंने जो है इस आंदोलन के ऊपर सवाल उठाए हैं। जैसे आपने भी जिक्र किया था कि भाई हम गांधी जी से जो है उनको क्यों जोड़ें। उन्होंने कहा था कि जैसे अन्ना ने जो है कभी सांप्रदायिक दंगों की कभी निंदा नहीं की, चूँकि हिंदी में लिखा हुआ है, अपनी जो है उनकी ज़बान थी हिंदी, तो उन्होंने इसमें लिखा। और जब गुजरात दंगे हुए उस वक्त भी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई जो है मतलब जाकर के उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई आमरण अनशन नहीं किया। उनका ये कहना था कि अगर गांधी जी जिंदा होते, अगर बाई चांस ऐसा होता तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाते। फिर जब आप मुस्लिम तबके के दुख दर्द में काम नहीं आते, जब उनके बड़े बड़े मसले होते हैं उसमें जो आप आवाज़ नहीं उठाते, फिर आप ये क्यों उम्मीद करते हो कि मुस्लिम तबका भी आपके आंदोलन से जुड़ जाए? देखिए, ये तहरीक अभी
1-1.5 साल पुरानी है, ये अभी नई नहीं, इतने इसको 50 साल पुरानी तहरीक ये नहीं है। अन्ना भी पूरे देश ने 1.5 साल पहले ही अन्ना को जानना शुरू किया, वरना उससे पहले अन्ना महाराष्ट्र तक ही सीमित थे। आज अन्ना की जितनी तहरीकें अगर आप महाराष्ट्र में देखते हैं 15 साल पहले, और अन्ना ने 5-6 मिनिस्टर को सैक कराया, सस्पेंड कराया है, वो सब शिवसेना ही के थे, कांग्रेस के नहीं है। महाराष्ट्र में अगर कम्युनल होते तो उन्हीं के मिनिस्टर को और उन्हीं की कम्युनलिज्म की बात नहीं करी, हमने इल्जाम नहीं लगाया। मैं बता रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, उन्हीं के खिलाफ काम नहीं करते। अन्ना की उस वक्त के भी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन अन्ना की आवाज़ उस वक्त बहुत छोटी थी। जिस वक्त गुजरात हो रहा था उस अन्ना की आवाज़ बहुत छोटी थी, अन्ना को कोई नहीं जानता था। और आज 2 साल के बाद अब 1.5 साल की तहरीक है, इसके बाद इसमें से पार्टी बन रही है, उसके दस्तूर बनेगा, उसमें मुसलमानों के लिए क्या किया जाता है, ये सब देखने की बात है। ये सब प्रेमेचर होगा आपका, हमारा मेरा काउंटर क्वेश्चन है, हमारा जो है प्रेमेचर होगा कि अन्ना क्यों नहीं आए। ठीक है। अन्ना ने आज भी कई बार ये कहा है कि इस देश में करप्शन टेररिज्म से भी ज्यादा खतरनाक है। आपने कहा कि अन्ना को कोई नहीं जानता था 1.5 साल पहले तक। पहली बात तो हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि जो भी अवेयर लोग हैं वो सब लोग जानते थे, मैक्सिमम लोग अन्ना को जानते थे कि हम बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। नंबर 1 बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर वो 1.5 साल से इतने फेमस हो गए हैं, उनकी बात को सुना जा रहा है, उनकी बात में वजन है, तो पिछले 1.5 साल के अंदर आसाम भी हुआ है, गोपालगढ़ भी हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर देखो कितने सारे जो है वो फसादात हो गए हैं, वहां पर भी एक बार भी आवाज नहीं आई। हिंदुस्तान के मुसलमान का सबसे बड़ा मसला है उसके एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ का। बिल्कुल ठीक है। उसका सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का मसला सबसे बड़ा मसला है। मैं एक बुनियादी बात रखना आपके सामने चाहता हूं कि आप सामने 2 कंट्रास्ट रख लीजिए। एक कंट्रास्ट वो है कि 30 अक्टूबर 1990 को एक हुकूमत थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका वज़ीर आला एक कौम का था, उसने अपनी पुलिस जो उसी की कौम की थी, जो मस्जिद के ऊपर यलगार करने की बात कर रहे थे वो भी उसी कौम के थे, उसने कहा कि राज धर्म का पालन करने के लिए आपको अगर गोली चला दीजिएगा, लेकिन इसको ये मस्जिद की हिफाजत हर हालत में करनी है। बिल्कुल। आज की तारीख तक मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, 30 अक्टूबर 1990 से अब तक अगर एक वज़ीर आला को अपनी मकबूलियत हासिल हुई थी तो सिर्फ एक इस बात के ऊपर हासिल है, और आज तक वो एतबार उनके ऊपर बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका है इनका, चूंकि इनको पार्टी लॉन्च करनी है? अगर कोई एक मुस्लिम जो है वो पुलिस की गोली से मारा जा रहा है, वहां तो आप जान ही रहे हो, लेकिन अगर किसी का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया तो मोमबत्ती से काम चल सकता है उसका, लेकिन आप जो है वो जाकर के वहां पर चाल छोड़ रहे हो, मीडिया को लेके जा रहे हैं। अभी ये पार्टी भी नहीं बनी है, अभी इसका दस्तूर भी नहीं बना है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना है। उसको बनने दीजिए, उसको देखिए, उसको पढ़िए, आप उनके पास जाइए, बताइए क्या कहना चाहिए, फिर आपको इसमें कमेंट्स करने का हक है। अभी से ही कोई पार्टी भी नहीं बनी, अभी पार्टी बनने का ऐलान है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इसमें फिर देखा जाएगा माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए इसमें क्या रखा गया है और क्या कहा जाएगा। हमने पार्टी के हवाले से न तो कोई मौक़िफ़ का इजहार किया है, न हमने उसकी कोई तायद की है, न हमने पूरे मूवमेंट की बात हो रही है। ये कोई सवाल पूछने जा रही है, बिल्कुल ठीक है। आज हम बात करें एंटी करप्शन मूवमेंट की, क्यों मुसलमान नहीं जुड़ पा रहे हैं इस मूवमेंट से? क्या उन्हें अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे या फिर बाबा रामदेव के ऊपर यकीन नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या वो खुद इस यकीन को पैदा नहीं कर पाए, बना नहीं पाए? अस्कर वजाज साहब की मैं बात करूंगा, उन्होंने जो है एक बाकायदा आर्टिकल लिखा है, उनका ये कहना था कि भाई क्यों मुसलमान नहीं जुड़े इस आंदोलन से। एक अच्छा मूवमेंट है, करप्शन के खिलाफ मूवमेंट है, उनका ये भी कहना था क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो या फिर पूरी टीम अन्ना, उस वक्त जो है टीम अन्ना थी, ये बाकायदा मुस्लिम लीडर्स के पास गए भी थे, इमाम बुखारी साहब के पास भी गए थे और मौलाना महमूद मदनी के पास भी गए थे, और कई सारे मजहबी लीडर्स के पास ये गए भी थे, और वहाँ से इनको जो है बहुत ज़्यादा कहा जाए तो हिंदी में निराशा हाथ लगी थी। क्या वजह है? अगर इन लोगों ने कोशिश भी की है मूवमेंट के साथ लोगों को जोड़ने की, क्या वजह है कि क्यों जो है वो किसी ने साथ नहीं दिया इनका? जिन लोगों का आपने नाम लिया, कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने यही कहा कि भाई एक मुद्दे को लेकर ये उठे हैं और हमारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर ये नहीं उठे। बुनियादी बात तो यही है। अब ये जो बात है, इस नतीजे पर पहुंच जाना कि हिंदुस्तान का मुसलमान इनके साथ नहीं जुड़ा या इनके साथ जुड़ गया, दोनों बातों में कतई नतीजे पर पहुंचना क़ब्ल वक्त होगा। मिसाल के तौर पर जब रामलीला मैदान में ये अन्ना हज़ारे की तहरीक चल रही थी और बहुत बड़ा मजमा था, रमज़ान का ज़माना था, ठीक है, तुर्कमान गेट के अच्छे खासे लोग वहाँ बैठे हुए थे, इफ्तिहार हो रहा, ठीक है ना, और बाकायदा बादाब्ता वहाँ इफ्तार पार्टी भी हुई थी और लोगों ने इफ्तार भी किया था। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान कतई तौर पर जुड़ गए हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता, अभी कतई तौर पर नहीं जुड़े हैं ये भी नहीं कहा जा सकता। बात यह है तेल और तेल की धार देखी जा रही है।
हिंदुस्तान का मुसलमान देख रहा है कि भाई आप जो मैदान में उतरे हैं, आपका एजेंडा क्या है। अभी जैसे मौलाना साहब ने एक बात कही कि भाई हमने अब जमात बनाई है, ठीक है, जमात के हवाले से हमारा मंशूर आएगा, हमारा प्रोग्राम आएगा, हमारी चीज़ें आएंगी, तो उसके बाद में फिर आप किसी नतीजे पर पहुंचिएगा। हिंदुस्तान का मुसलमान वेट एंड वॉच की पोजीशन में है, इसलिए कि उसने बड़े धोखे खाए हैं, बिल्कुल, और वो जल्दबाजी में किसी के खिलाफ जाना या किसी के हक में जाना। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब कभी भी हिंदुस्तान के मुसलमान के या दुनिया भर के कहीं भी मुसलमान हों, जब कभी भी उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचती है या कोई मजहबी इशू के सिलसिले में कोई गलत मौक़िफ़ इख्तियार करता है, तो उस पर मुसलमानों के मौक़िफ़ में कभी ताख़ीर नहीं होती। लेकिन ये एक दुनियावी मामलात का सिलसिला है, सियासत की बात है, तो इसलिए मुसलमान, मैं समझता हूँ मुसलमान भी और मुस्लिम क़यादत भी, क्योंकि मुस्लिम क़यादत हमारी जैसी भी है, उसने भी धोखे कम नहीं खा रखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ वक्त अभी लगेगा, और अभी इंतज़ार करना चाहिए। ना तो इनकी इस तहरीक को किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए, ना मुसलमान को किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। हकीकत यह है कि वो जो लफ्ज़ आता है ना इवोल्यूशन, चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, इर्तिका हो रहा है चीज़ों का। ये तमाम, क्योंकि 2014 बहुत दूर नहीं है, और 2014 तक आप ये देखेंगे कि बहुत सी चीज़ों का इर्तिका होगा। ये एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर भी उभरी है अन्ना हज़ारे की टीम जो है। तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी कायदीन, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दीगर जो इलाकाई सियासी जमातें, सब के सब इस तहरीक का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि खुद एहतसाबी का अमल जो है वो हर शख्स अपने गिरबान में झांक कर देख ज़रूर रहा है कि भाई कहीं मेरी पकड़ ना हो जाए, खुदा न खास्ता। तो कम इस हद तक जो है ये इसका एक मुस्बत पहलू है, ठीक है ना। और शायद इस मुस्बत पहलू से मुमकिन है कि कुछ बेहतरी की सूरत हाल पैदा हो जाए, ठीक है ना। लेकिन कतई तौर पर इस नतीजे पर पहुंच जाना कि हम इनके साथ हैं या हम इनके मुखालिफ हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं आज की तारीख में न मैं इनके मुखालिफ हूं न मैं इनके साथ हूं, क्योंकि आपको लगता है कि बिल्कुल इनका मौका भी क्लियर नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी शहरी हूं, मैं किसी नतीजे पर डॉक्टर इफ्तिखार साहब की बात एक सवाल मेरा और भी है, एक सवाल और भी है। मैंने असगर बजाज साहब की बात की थी, उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि अगर आप इस मूवमेंट से नहीं जुड़ेंगे तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं ये आपके खिलाफ जो है ये बात जाएगी और आपके ऊपर इल्जामात लगेंगे कि जब भी कोई अच्छा मूवमेंट चलता है आप उसका साथ नहीं देते हो, तो आपको जुड़ना चाहिए। देखिए, बुनियादी बात यह है कि आप जब भी कोई मूवमेंट चलाते हैं आपके पास कोई मॉडल होना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शाहकार पिछले 100 साल की हिस्ट्री में फिर एक बार गांधी का नाम लेना पड़ेगा। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट में दिलचस्पी का इजहार करते हुए उलमाए दीन को अपने साथ क्यों लिया था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अपने साथ क्यों लिया था, मौलाना आज़ाद को अपने साथ मोटिवेट क्यों किया था, और वो सब एक साथ क्यों जुड़े थे। उन्हें मालूम था कि कुछ मुसलमानों के जो जज्बाती मसाइल हैं उनके साथ अगर आप अपने आप को मुंसलिक नहीं करेंगे तो आप उनका एतबार नहीं हासिल कर सकते। आप गांधी की बात कर रहे हैं लेकिन गांधी की बात सिलेक्टिवली कर रहे हैं, ये मॉडल आपका गांधी के सामने क्यों नहीं है। और जितने अभी इल्ज़ामात और जितने शिकवे उनसे केजरीवाल के ग्रुप से किए गए हैं वो इसी बुनियाद पर किए गए कि सारे अहम मामलात में आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बहुत बुनियादी बात मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान के आज के बुनियादी मसाइल क्या हैं। एक बहुत बड़ा मसला जिसके ऊपर आपने अभी इससे पहले भी एक प्रोग्राम किया था, आर्टिकल 341 का, मेरे ख्याल से एक ऐसा सवाल है जो कि 1 मिनट में सारे मसाइल का हल आपको दे सकता है कि हिंदुस्तान में आर्टिकल 341 के तहत आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आप मुसलमान या क्रिश्चियन हैं तो आप उसका इस्तेफादा नहीं कर सकते, और किसी भी दूसरे SC/ST होने का आपको जो है फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये एक सवाल ये जिससे केस ऑफ द लेजिस्लेटिव करप्शन मैं कहूँगा कि लेजिस्लेटिव करप्शन का यानी कानून साज असेंबली का करप्शन है, मेंटल करप्शन है। इस सवाल के ऊपर आज तक इस पूरी टीम के किसी भी फर्द ने अपनी इंडिपेंडेंट राय क्यों नहीं दी? नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको टोकूंगा, मैं बिल्कुल मुझे जो है वो ऐड करना पड़ेगा। कुछ महीने पहले बाबा रामदेव ने बाकायदा आर्टिकल 341 की हिमायत में बात की है और उन्होंने कहा कि मुस्लिम तबके को भी जो है वो शामिल करना चाहिए, क्योंकि जो बात है वो कहनी पड़ेगी। ठीक। अगर आर्टिकल 341 आपका पॉइंट बनेगा और आप उस इशू को लेकर आगे बढ़ेंगे, देखिए सिर्फ एक बयान बाबा रामदेव आउट ऑफ कंटेक्स्ट कहीं पे दे रहे हैं या नहीं, उन्होंने बाकायदा मीटिंग की थी, लीडर्स की मीटिंग अगर इस इशू को वो लेंगे, किसी को लीडर नहीं मुसलमानों वाला, अगर आप इशू लीडर नहीं मानते, बस एक सेकंड आ रहा हूं जी, अगर आप इस इशू को बाकायदगी के साथ लेके हाथ में आप बढ़ेंगे तो आपको उनका एतमाद हासिल हो सकता है। उनसे कोई किसी ने प्रोनाउंस दुश्मनी नहीं डिक्लेयर कर रखी है कि नहीं साहब आपके नज़दीक तो जाना ही नहीं, लेकिन आपको कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। मैंने आपको एक मोटी सी मिसाल दी। उसके अलावा आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मसला है वो मुस्लिम्स के एजुकेशन
और अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है। इस इशू के ऊपर बेसिकली जो पेशकदमी होनी चाहिए वो पेशकदमी कहीं कम से कम उनके एजेंडे नहीं, लेकिन ये कम्युनिटी को करनी पड़ेगी, मुझे जो टोकना पड़ेगा आपको, ये कम्युनिटी को करनी पड़ेगी। कम्युनिटी? हाँ, अगर वो मूवमेंट चला रहे हैं तो वो सिक्योरिटी का, इनसिक्योरिटी का जो एक है उसको जरूर ले सकते हैं, लेकिन ये अगर एजुकेशन के मामले तो खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं लेकिन आपका एजेंडा भी तो होना चाहिए, कि तस्करा भी तो होना चाहिए। आज तक आपने केजरीवाल साहब के मुंह से, अन्ना हजारे साहब के जुबान से कभी इस सिलसिले में एक जुमला अगर आपको याद हो आप मुझे बता दीजिए। यहाँ बैठा हुआ ऑडियंस पे कोई शख्स मुझे याद करके बता दे। देखिए, ये आपका लगता है कि आपका एजेंडा ही नहीं, तो सिलेक्टिवली अगर आप अपने एजेंडे को ले रहे हैं। देखिए आज का मौजूद, फिर हम लौट के आ जाए क्या है, आज का मौजूद ये है कि मुसलमान इनकी तरफ माइल क्यों नहीं हो रहे, मैं उसकी वजूहत बता रहा हूँ। बस मेरा सवाल ये है, मैं उन्हीं की बात, कोई बात नहीं, मैं मेरा बिल्कुल उनकी बातों को जोड़ते हुए सवाल यही है कि उनका ये कहना है कि भाई जो मुसलमानों के असल मसाइल हैं, जो कम से कम उनके ऐसे मसले हैं जिनका हल होना बहुत ज़रूरी है। कई सारे नौजवान, मुस्लिम तबके के नौजवान वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, बेकसूर हैं, और वो कई सारे रिहा भी हो रहे हैं, नंबर एक। दूसरा जो है वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स उनके अंदर है, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में जो है वो बच्चे पकड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और जगह जगह दंगे फसादात हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश ज़्यादा दूर नहीं है आपका, जो है वो राजस्थान ज़्यादा दूर नहीं है, आसाम दूर हो सकता है, लेकिन आप बात तो रख सकते हो ना। वो ये कह रहे हैं कि इन मसलों के ऊपर भी तो बात करो, तभी तो जुड़ेंगे। सिंगल पॉइंट वो रहा है एजेंडा, करप्शन। अभी तक उन्होंने किसी ना कौम की बात करी है, ना किसी, ना हिंदू की, ना मुस्लिम की, ना किसी कम्युनिटी के लिए। अब वो पार्टी बनकर आ रहे हैं। जहाँ तक आपने आतंकवाद का नाम लिया, हमारी लोगों में ये बाकायदा, और प्रशांत भूषण ने इसके लिए बाकायदा लिख कर दिया कि जिस तरह से मुसलमान बच्चों को पुलिस पकड़ के ले जाती है, बेगुनाह होते हैं, इनोसेंस होते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी 17 साल जेलों में चली जाती है। इस तरह का प्रपोजल रखा गया है कि 17 साल के बाद जब बच्चा बेगुनाह निकल कर कहता है, तो ये तो वकील साहब हैं, ऐसा प्रोविज़न हो हमारे उसमें कि सरकार, गवर्नमेंट को उसका कंपेंसेशन देना चाहिए। मोहम्मद आमिर राम की मिसाल, जो 17 साल के बाद जेल में निकल करके आया है, 14 साल के बाद, 14 साल के बाद जेल से निकल करके आया, अगर उसको वो बेगुनाह साबित हुआ, इनोसेंसी उसकी साबित हो गई है, अगर उसको सरकार 2 करोड़ रुपए दे, तो उसकी माँ की जो अंधी हो गई, जो उनके बाप मर गए, उसका थोड़ा बहुत तो इसका सुकून मिलता। उनका ये दूसरी बात रिहेबिलिट किया जाए, उनको रिहेबिलिट किया जाए। दूसरी बात मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। एक इस तरह का इख्तियार किया जाए कि अगर बहुत ही स्लो हमारा जो जज सिस्टम है ना, जुडिशियल प्रोसीजर बहुत ही फास्ट ट्रैक हो, अगर आदमी उसमें कन्विक्ट हो जाता है या उसमें मुजरिम साबित हो जाता है, तो जल्द से जल्द उसको जेल में डाला जाए। क्यों हमारी सरकार ही खाना खा रहा है, और अगर वो बेगुनाह है तो जल्द से जल्द वो अजाब न सहे, जल्द से जल्द निकल के साबित होकर के अपने आप को बाइज्जत जिंदगी जिए और उसको कंपेंसेशन मिले। ये सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन वो आई नहीं, बाहर नहीं आई। में अभी बाहर नहीं आई कि अभी हम पॉलिटिकल नहीं हुए हैं, अभी पार्टी नहीं बनी है, अभी मंशूर नहीं बना है, अभी दस्तूर नहीं बना है। ठीक है, अच्छा मैं चाहूंगा कि चूंकि यहाँ काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, आप भी कुछ सवाल कीजिए। बड़ा अहम इशू है कि भाई इस मूवमेंट के साथ मुस्लिम तबका क्यों नहीं जुड़ पा रहा है। देखिए मौलाना साहब, सबसे पहले तो मैं केजरीवाल साहब को जब टेलीविज़न पे देखता हूँ तो ये दुआ करता हूँ खुदा उनकी उम्र लंबी करे। एक बहुत बड़े ख़ानदान के ख़िलाफ़ उन्होंने उंगली उठाई जो हर किसी की बस की बात नहीं थी। लेकिन आपसे मेरा सवाल है, इस वजह से आप टीम केजरीवाल के सदस्य हैं कि केजरीवाल साहब जब भी अपनी तकरीर में अपनी टीम का नाम लेते हैं तो कभी गोपाल राज जी कहते हैं और कभी शोभा सिसोदिया जी। मुस्लिम आप भी टीम केजरीवाल के सदस्य हैं, आपका नाम नहीं लेते हो, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। वो ये कहते हैं कि भाई ठीक है आप लोग शामिल तो हो, लेकिन जब भी बात होती है उनके साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं उसमें मुस्लिम तबके के किसी नुमाइंदे का नाम आता ही नहीं है। हम जैसे लोग जो हैं अपने अपने रोजी रोटी के लिए भी घरों में रहते हैं, कभी कभी गाहे बगाहे उसमें प्रोग्रामों में जाते हैं, जितना एक्टिव होता है उसका नाम आएगा, उसकी स्पीच होगी। जितनी अच्छी तर्जुमानी आप उनकी यहाँ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, सवाल कोई कीजिए। आपने बहुत बुनियादी सवाल किया और मेरे ख्याल से इसका फायदा मौलाना साहब को जरूर मिलेगा, उनको आज के बाद कम से कम जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि मौलाना साहब के साथ ही आए हैं। अच्छा खैर, मेरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान करप्शन के खिलाफ इतना तेज़ी के साथ उठकर क्यों आ गया है। इसमें मेरा ये कहना है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा बदहाल हैं और करप्शन के शिकार उतने ज़्यादा नहीं हो रहे जितने कि वो कम्युनलिज्म के शिकार हो रहे हैं। और आज हम में से जो भी हमारी एजुकेशन का रेशियो है, जो भी हमारा डेवलपमेंट का रेशियो, हम लोग जब ऊपर आते हैं, चाहे हम किसी टेंडर में जाएं, टेंडरिंग करने के लिए एज ए मतलब बिजनेसमैन अगर आएँ, हम अपने लाइसेंस बनवाएं, उसमें हमें प्रॉब्लम होती है, कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम होती है। लोग हमारे साथ पैसे के मामले के बजाय वो हमारे साथ मज़हब का मतलब तासुबाना बर्ताव करते हैं।
इस बर्ताव के खिलाफ हम पहले लड़ें या पहले हम करप्शन के खिलाफ लड़ें? क्योंकि हम ये देखते हैं कि ऐसे माहौल में चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, उसमें हमें मदद करता है तो ये पैसा मदद करता है, ये करप्शन मदद करता है। और मादल्ला हदीस के खिलाफ मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ पे हमारी कितनी बड़ी मजबूरी है, इस मजबूरी के लिए पहले हम कुछ करें। इस देश में मुसलमान वाकई अब तक कम्युनल राइट का शिकार रहा है और इसके आदम तहफ़्फ़ुज़ का मसला बहुत बड़ा मसला है, मगर इसकी ज़िम्मेदारी हमारी आज तक की जो सरकारें आई हैं, जितनी हुकूमत आई हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया और नए नए रोज़ रोज़ फसाद ही कराए। अभी की बात है, एक एंटी कम्युनलिज्म लॉ बिल पेश रखा, पेंडिंग में है, उसको कोई सी पार्टी उसको पास नहीं होने दे रही, ना कुछ सरकार ने नाम लिया उसको पास करने का, तो फिर उसके बाद ओपोजिशन हुआ और ख़ुद कांग्रेस पार्टी में यूपीए में अंदर में इख्तिलाफात हैं, इसलिए उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस तरह के बिल जब पास हो जाए, लो ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ जब हम पॉलिटिकल पार्टी बनेंगे, जब हमारा दस्तूर सामने आएगा तो ये हमारे यहाँ होंगे, आपको दिखाई दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये सवाल उन लोगों से करना चाहिए जो हमारे नाम पर मलाई मार रहे हैं, कैबिनेट में बैठे हैं, और गुजरात होता है तब भी वो वहाँ होते हैं, ना कोई इस्तीफ़ा देता, और आसाम होता है, गुजरात से भी बड़े ख़तरनाक तौर पर 3 लाख 4 लाख अभी बता रहे थे मुसलमानों का बदहाल कर दिया गया। 4-4 5-5 आदमी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोलता और सब के सब चापलूसी करते हैं। बिल्कुल, ये गूंगे बहरे हैं, उन लोगों से सवाल किया जाना चाहिए कि आप क्यों कुछ नहीं करते। क्योंकि वो वोट लेते हैं, जाहिर है उनकी जिम्मेदारी होती है जब इस तरह के मुद्दे आते हैं। आज हम बात करें एंटी करप्शन मूवमेंट की, मुस्लिम तबका क्यों इससे नहीं जुड़ा, क्यों नहीं जुड़ा, सबसे बड़ा सवाल यही है। और आपने एक बात कही थी कि करप्शन जो है वो सब जगह है और सबसे साफ सुथरे लोग जो हैं वो अन्ना टीम में है या अरविंद केजरीवाल की जो टीम है वहीं पर हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब के ऊपर भी कई बार जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं। प्रशांत भूषण के ऊपर जो है, मुलायम सिंह के पूरे मामले में जो है किस तरह की बातें आई हैं सामने, वो भी हैं। और किरण बेदी जो हैं वो टिकट कौन सा लेती हैं और कौन से हवाई जहाज़ के टिकट से जाती हैं और एक ही आदमी से 2-2 3-3 ले लेती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं करप्शन ही है ये। तो फिर जब हम खुद कहीं ना कहीं छोटे मोटे तौर पर या बड़े तौर पर दागदार हैं, तो दूसरे को दागदार कैसे साबित कर सकते हैं, कैसे ठहरा सकते हैं? पहली बात तो ये है, मैं ये आपको बता दूं, हमने कभी भी दूध के धुले होने का दावा नहीं किया। मतलब यहाँ भी कुछ खामियां हैं, हो सकती हैं, लेकिन आप जांच कीजिए। मेन मुद्दा ये है कि आप SIT बनाइए जो निष्पक्ष हो, जो बिल्कुल ऑटोनोमस हो, जो सबकी जांच करे। अगर हम गलत हैं तो हमें डबल सज़ा दीजिए, और अगर आप गलत हैं तो आप तैयार क्यों नहीं है? वजह तो यही है कि जो लोग करप्ट हैं वो डर रहे हैं, वो एजेंसी बनाने के लिए तैयार। जब हम नहीं डर रहे तो वो क्यों डर रहे हैं? कोई ना कोई तो दाल में काला है, बल्कि दाल ही मुकम्मल काली है, काला ही काला है इसमें, इस वजह से नहीं डर। जब हम नहीं डर रहे तो आप क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि एक निष्पक्ष एजेंसी हो जिसके खिलाफ भी करप्शन के चार्जेस हों, उसको सज़ा दी जाए, पनिश किया जाए, और जो भी है उसके खिलाफ बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, ख्वाजा साहब आपके पास आएंगे। टीम अन्ना के एक जो अहम सदस्य थे, अहम मेंबर थे, उनका नाम जो है वो सब जानते हैं, मुफ्ती समून कासमी साहब। शमून कासमी साहब जी, उनको किसी वजह से जो है वो टीम से बाहर निकाल दिया गया था, उनके ऊपर शक किया गया था। जो भी असलियत क्या होगी ये वो जानते हैं। उनका ये कहना था कि जो देश में जो है एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहा है, दरअसल इसका मकसद कुछ और है, और टीम के अंदर ज़्यादातर लोग 90% लोग जो हैं वो मुस्लिम मुखालिफ जहनियत के लोग हैं। फिर कैसे मुसलमान उनके साथ जुड़े? यही वजह है कि दूर रहते हैं वो भी आलिम थे और हमारे मौलाना भी आलिम हैं। अब एक आलिम का जो इल्म होता है वो मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा होता है, बिल्कुल ठीक है, और हम उस पर एतमाद भी ज़्यादा करते हैं, उस पर एतबार भी ज़्यादा करते हैं। अगर एक दीनी आलिम ने, जो कि फारिग तहसील था, वो भी दारुल उलूम देवबंद से, और आलिम ही नहीं था, उसके साथ साथ मुफ्ती भी था, और रोज़े अव्वल से अन्ना तहरीक के साथ वो जुड़े हुए थे, और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि भाई यहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं है, तो यकीनन कुछ ना कुछ ठोस वजूहात रही होंगी। अब उन्होंने उन वजूहात की न तो तशरीह की है, वो मुद्दे क्या थे जिसकी वजह से, एक जुमला है, एक स्टेटमेंट है उनका, ठीक है ना, और उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर वो वहाँ से अलहदा हो गए हैं, ठीक है। अब एक और आलिम है जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं। मैं जो सवाल यहाँ उठाना चाहता हूँ वो ये है कि उन्हें एक आलिम की एक ख़ास शबी के शख्स की ज़रूरत है कि जिससे वो ये मैसेज दे सकें, ये पैगाम दे सकें कि भाई हमारे साथ भी एक चेहरा, एक मुसलमान, मैं लफ्ज़ चेहरा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसलिए कि मैं आलिम की शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता, कि हमारे साथ भी एक दीनी शख्सियत हमारे साथ भी मौजूद है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना मकसूद कासमी साहब जो हैं दाना बीना हैं, आलिम दीन हैं, मस्जिद के इमाम हैं, पढ़े लिखे हैं, और दारुल उलूम देवबंद से फारिग हैं। यकीनन उन्होंने जो कोई फ़ैसला किया होगा वो
दानिशमंदी से किया होगा, सोच समझ के किया होगा। और मैं ये कहता हूँ खुदा करे कि जिस एतमाद के साथ वो वहाँ गए हैं वो एतमाद उनका खरा उतरे, ठीक है ना। लेकिन ये है कि ये बात यकीनन एक आम मुसलमान के जहन में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि एक आलिम दीन गया, जुड़ा और एक नहायत मजबूत वकील बना और जगह जगह उसने उसकी वकालत भी की और अपनी कम्युनिटी के अंदर भी बहुत से लोगों से गालियाँ खाईं, उसके बावजूद भी वो डटा रहा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आई कि जब मीडिया के जरिए हमने देखा कि शायद वो बाहर आए कम और उन्होंने गला ज़्यादा गया। एक अहम बात ये भी थी कि जब वो हटे टीम से, उनको हटाया गया, उसके कुछ दिन के बाद जो है वो टीम अन्ना और टीम केजरीवाल अलग अलग हो गए। जी जी देखिए, उसमें क्या उनके बीच में हुआ ये तो खुदा बेहतर जानता जी। है, लेकिन वो निकाले गए। हमें जो अभी ख्वाजा साहब बात कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं, हमें इस पर एतबार जब होता कि ये पहले ही अगर ये बातें कहते और उनके जिस दिन निकाल उससे पहले ही इन बातों को उठाते, सवालात को उठाते, तो इस पर गौर किया जा सकता है और पता लगता है कि इसमें बाकी दम है। अब जिस दिन आपको निकाल दिया गया, जिस तरह के नेता लोग करते हैं कि जब उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है तो उस वक्त उनमें नेताओं, उनका अपने लीडर में उनमें कीड़े नजर आ जाते हैं। यही मुफ्ती साहब ने किया। मुफ्ती साहब को चाहिए था, अगर वहाँ बाकी खराबी थी तो वो पहले आते, पहले कहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि ये खराबी है, इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ। उनको हटाया गया वहाँ से। हटाने के बाद ही उन्होंने ये सवाल हटाने के बाद ही उन्होंने उठाया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक मुफ्ती वहाँ थे या नहीं थे, नहीं बात देखिए वो बिल्कुल बहस इशू है और इसको यहाँ पर इशू बनाना चाहिए। देखिए बुनियादी बात यह है कि हम आज इस सवाल के ऊपर खड़े हुए हैं कि लोगों का एतबार इनके तरफ क्यों नहीं बना है और कैसे बन सकता है। बुनियादी बात यह है कि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखें, सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड उठा के देखें, तो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में शायद कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मुकदमात को मुंतकिल किया गया हो इतनी आसानी से, जितनी आसानी से गुजरात के सिलसिले से कम से कम 10 बार फैसले ऐसे किए गए, 10 बार ऐसे फैसले किए गए। सारे के सारे फैसले गुजरात के सिलसिले से होते रहे और वो सारे इश्यूज जो थे नहायत ही अहम थे और नरेंद्र मोदी उसके टारगेट के ऊपर थे। मैंने अभी एक हाल में मजमून लिखा था कि सियासत पे मजबूत हैं लेकिन अदालत पे मातूब है मोदी साहब। सवाल ये उठता है बुनियादी कि आज तक केजरीवाल साहब की टीम का, अन्ना हजारे की टीम का कोई भी एक जुमला उन सारे इश्यूज़ के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे वो अमित शाह का मुकदमा हो, चाहे वो सोराब का मुकदमा हो, उसके सिलसिले से उनकी जो लबकुशाई नहीं होती है उससे लोगों का एतबार नहीं बन रहा है। और जहाँ तक सवाल है किसी आलिम के होने का या ना होने का, आलिम अगर किसी सियासी पार्टी में या किसी मुहिम में जाता है तो एक फ़र्द की हैसियत से जाता है और वहाँ से अगर उसकी नाइत्तेफाकी होती है तो अपनी ज़ाती तौर पे होती है, उसके बारे में कोई मज़ीद गुफ्तगू किया जाना। अच्छा, हम चाहेंगे कुछ सवाल करेंगे। बात ज़रूरी है कहनी, खुर्शीद साहब एक बात ज़रूरी है कहनी। ऐसा है जो ये बात कह रहे हैं कि सवालात उन्होंने क्यों नहीं किए, अभी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अभी वो पार्टी भी नहीं बने हैं, अभी मंशूर भी नहीं आया, अभी तक उनका सोल ही और अभी से फूट पड़ गई है, अभी से बिखराव शुरू हो गया है। हम एक बात कहना चाह रहे हैं, आप दुनिया की बात की सवाल कर रहे हैं, हमारे आप बात कीजिए। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई, हमारे दर्द की आप दवा नहीं कर रहे हैं। इब्ने मरियम बने घूम रहे हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, 1992 के वाक़यात हैं और उससे पहले ज़माने के वाक़यात हैं। मुलायम सिंह ने मुसलमानों को, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारे मुसलमानों के मसाइल हल कर दिए हों और उन्हें सब कुछ दे दिया हो और मुसलमान मुतमईन हो गया हो, लेकिन उन्होंने एक बहुत बुनियादी मुद्दे पर एक बहुत बुनियादी मौक़िफ़ लिया और उस मौक़िफ़ के साथ ज़मीन पर वो खड़े उतरे। सही बात। और उस खड़ेपन की वजह से हिंदुस्तान के मुसलमान ने उनकी हिमायत में एक लम्हा नहीं लगाया। और मैं इस मिसाल के ज़रिए अन्ना की टीम को भी और केजरीवाल साहब की टीम को भी ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमान फ़ैसलों में ज़्यादा देर नहीं लगाता अगर उसे लगता है कि फ़ैसला खरा है और ज़मीन पर उसका अमल उसको दिखाई दे। तो एक मिसाल मौजूद है आपके सामने, यानी वो आज तक मुलायम सिंह वज़ीर आज़म बनते बनते बचे, ये सारी दुनिया जानती है, को मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी इख्तिरा नहीं है ये, ठीक है ना। और आज दोबारा फिर अगर वो आकर बैठे हैं तो वो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के कंधों पर आकर बैठे हैं, ये बात उन्हें याद रखनी चाहिए और उसके मुताबिक उन्हें अपना चरित्र भी रखना चाहिए और अपना अमल भी करना चाहिए। बिल्कुल, कल की तारीख उनको फिर उस पर आ गई। बिल्कुल ठीक है। आप जो करेगा वैसा उसके मुताबिक लोगों का अमल होगा। मुझे लगता है कि 2-4 सवाल जो हैं वो हो जाएं ताकि जो है जवाब दे दें। जल्दी जल्दी सवाल कर लीजिए जी। मेरा सवाल है मौलाना कासमी साहब से। मौलाना साहब, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि जो मूवमेंट केजरीवाल साहब चला रहे हैं उसमें वो देख रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ नहीं जुड़ रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे साथ नहीं जुड़ रहा है, तो उसके लिए वो क्या स्टेप्स उठा रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि वो बस मौलाना शाही इमाम से और 1-2 लोगों से मिलेंगे तो मुसलमान पूरा हिंदुस्तान का उनके साथ आ जाएगा,
या फिर उन्होंने ये सोच लिया कि मुसलमान को हमें अपने साथ रखना ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान का एक मूवमेंट में हिंदुस्तानी है, पूरा मुसलमान में हिंदुस्तान की भी, मुसलमानों की भी हिंदुस्तान में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो उन्हें ये नहीं लगता कि मुसलमान का भी, अगर हम उन्हें करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है तो उन्हें ये नहीं लगता कि मुसलमान का भी साथ में होना ज़रूरी है। मुसलमान उनके साथ तभी आएगा जब वो के मुद्दों पे बोलेंगे, और मुद्दों पे आप जैसे कि कह रहे हैं कि अभी पार्टी बन के नहीं आए, तो पार्टी बन के आना ज़रूरी नहीं है। आप दूसरे मुद्दों पे भी तो बोल रहे हो, आप यहाँ दूसरे मुद्दों पे भी बोलिए। अभी तक एज ए कॉमन पीपल में सवाल कर रहा हूँ कि ये फैसला नहीं कर पाया हूँ कि आया कि ये एक मुल्क से करप्शन हटाने की जंग है या किसी एक तबके की दूसरे तबके या दूसरे ख़ानदान पे या पार्टी पे बर्तरी इल्ज़ाम साबित लगाने करने का। की जंग है। हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल या अन्ना हज़ारे एक करप्शन की मूवमेंट को महाराष्ट्र से उठा करके दिल्ली में एक बड़े पैमाने पर करते हैं, लेकिन एक ख़ास पार्टी को, एक ख़ास फैमिली को निशाना बनाते हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक चीप पॉपुलैरिटी का इनका मंशा है, क्योंकि हम देखते हैं करप्शन जो सबसे ज़्यादा है वो स्टेट्स के अंदर है, और स्टेट्स में जहाँ पे इनके हिमायती हैं, जिनके ये गुण गाते रहते हैं, जिनको बहुत बड़ा डेवलपर कहते हैं, उनके स्टेट की सबसे बड़ी मिसाल है, जहाँ अभी वकील साहब ने इशारा दिया को वो जुडिशल वाली बात कही, मैं कहूँगा वहाँ पे लोक आयुक्त भी नहीं है। उस बारे में अरविंद केजरीवाल या टीम अन्ना या अन्ना हज़ारे ने कुछ कहा नहीं। मुझे मतलब समझ में नहीं आता एज अ कॉमन पीपल वेयर आई गो। ठीक है, कोई और सवाल करना चाहेंगे? सर मेरा सवाल आप मौलाना साहब से है, वो ये कि अन्ना हज़ारे साहब की जो टीम थी उसमें जो यानी कि अलग अलग जो टीमें बनी हैं उसकी अहम वजूहत क्या थी, और क्या वजह थी कि अन्ना साहब ने ये कह दिया कि आप प्लीज़ मेरा नाम इस्तेमाल ना करें? अच्छा, कोई और भी सवाल करना चाहेंगे? जो अन्ना की टीम है IAC इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो इसमें मुसलमानों को ना जुड़ने के कारण ये भी है, कई बार मीडिया में खबर भी आई है, क्या इस टीम के RSS और बजरंग दल और हिंदू महासभा के साथ कुछ संपर्क हैं? दो तीन सवाल अहम आए हैं। एक तो ये कि भाई आप मुसलमानों के मुद्दे जो है वो उठाते ही नहीं हो, ये बात पहले भी हो चुकी है। दूसरी बात ये कि कई सारे स्टेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है, वहाँ पर आप जाते नहीं, उनके खिलाफ आप बोलते नहीं हो। और एक अहम बात ये कि आपके सामने एक ही पार्टी रहती है, मोटे तौर पर एक ख़ानदान को जो है आपने टारगेट कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि अगर जो है आप उनको छेड़ोगे तो आपको पब्लिसिटी जो है वो आराम से मिल जाएगी। जब कांग्रेस के खिलाफ जब हम हल्ला बोलते हैं तो कांग्रेस कहते हैं हम RSS का, और जब येदियुरप्पा के खिलाफ या नितिन गडकरी के खिलाफ तो बीजेपी वाले हमें कांग्रेस का एजेंट कहते हैं। इसका मतलब ये सच्चाई कहीं अलग है, दो सच्चाई का कहीं अलग है, दोनों में करप्शन है तो दोनों ही डर रहे हैं। इस देश में UPA सरकार हुकूमत कर रही है, कांग्रेस पार्टी उसकी सबसे बड़ी कोलिशन पार्टनर है। जन लोकपाल अगर आ जाए, जिस तरह से जन लोकपाल बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, 60% इस देश से करप्शन खत्म हो जाएगा। अमल कौन करेगा मौलाना? अगर जो पार्टी रोक रही है, जिसने धोखा दिया, जिसने बार बार धोखा दिया, जिसने सेंस ऑफ हाउस पास किया, जो अन्ना के पास आए और आकर के उन्होंने बाकायदा लिख करके दिया कि हम बनाएंगे, और उसके बाद फिर बदल गए, फिर धोखा दिया, वो पार्टी वही है जो इस वक्त आज देश पर। लेकिन एनडीए की हुकूमत भी 6 साल रही है, उसको ज्यादा एनडीए की हुकूमत भी 6 साल रही है। नहीं, उस वक्त में टीम अन्ना नहीं थी। सवाल ये नहीं है वो बना सकती थी, बात कर रहे हैं। अगर उनकी ईमानदारी जो है वो, अगर वो ईमानदार होते इसके लिए बना सकते थे। नहीं, उस वक्त में जन लोकपाल की मुहिम नहीं उठी थी। आखिर में सवाल ये है कि जो ये बात हो रही है कि मुस्लिम तबका जुड़ा हुआ नहीं है मूवमेंट से, कैसे मुस्लिम तबके को जोड़ा जाए? अगर किसी को ये मुगालता है कि वाकई नहीं जुड़ा हुआ है तो उनके मुगालतों को कैसे दूर किया जाए? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि 100% हमारे साथ मुस्लिम तबका है, लेकिन मुसलमानों की तादाद हमारे साथ है। कुछ कम हो सकते हैं, हमारे साथ मुसलमान लीडर्स भी हैं, हमारे साथ शाइस्ता अंबर हैं, हमारे साथ जो उसके मेंबर हैं, शाजिया इल्मी वेल नोन पर्सनालिटी है, मैं भी हूँ जो छोटा मोटा हूँ। अभी हमारे यहाँ आज इलियास आज़मी साहब हैं, ये तो वो लोग हैं जो कमेटी के मेंबर्स में हैं। आप जब इसके जलसे होते हैं वहाँ जाइए, मुसलमान हैं, वहाँ बात हो रही थी, वहाँ इफ्तार भी होता है। इफ्तार कौन करते हैं? वो मुसलमान ही करते हैं, तो मुसलमान हैं। हाँ, ये बात सही है कि मुसलमानों को इस टीम में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए मुसलमानों से जो रिलेटेड मसाइल हैं उनको भी उठाने की ज़रूरत है, उनको टच करने की ज़रूरत है, और इस पर काम किया जा रहा है। जब पार्टी बनकर आएगी, जब इसका मंशूर होगा, तो इसमें तमाम चीज़ों को लाने की ज़रूरत है, लाई जाएंगी, और इन तमाम को एड्रेस किया जाएगा। आतंकवाद का मामला है, मुसलमानों के रोज़गार का मामला है, ये तमाम चीज़ें उसमें लाई जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। आप क्या कहेंगे साहब, ये जो मूवमेंट है इसके साथ मुस्लिम तबका जुड़े या नहीं जुड़े, ये अलग सवाल है, लेकिन क्या मुस्लिम तबके को अपना अहम रोल अदा नहीं करना चाहिए? अगर कोई बड़ा मूवमेंट है उसके साथ जुड़ करके, अगर कहीं करप्शन है उसे ख़त्म करने की जो है वो मूवमेंट में उसको हिस्सा नहीं बनना चाहिए? मुझे लगता है कि मुस्लिम तबका हिंदुस्तान के अंदर बिलखुसूस आज़ादी के बाद से अब तक जिस फील्ड में भी उसको जिम्मेदारी दी गई है, उसने अपनी जिम्मेदारी को खूब निभाया है। उसके हाथ में आपने एक दे दिया तबला तो वो जाकिर खान बना है।
उसके हाथ में आपने साइंस का आला दिया, डॉक्टर कलाम बना है। उसके हाथ में आपने ब्रुश पेंट दिया, MF हुसैन बना है। उसके हाथ में आपने अगर एक म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट दे दिया तो वो नौशाद से लेके AR रहमान बना है। कोई मैदान ऐसा नहीं है जहाँ पर वो टॉप पे नहीं है। आपको उसके ऊपर एतबार करना पड़ेगा। मौलाना आज़ाद के ऊपर एतबार किया था गांधी ने, 35 साल की उम्र में कांग्रेस का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बनाया था, सबसे कम उम्र प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का उनको बनाया गया था। एक एतबार किया था और उस एतबार का इजहार भी किया था और उस एतबार को आपको बार बार जाहिर भी करना पड़ेगा। और जैसा कि अभी इफ्तिखार साहब ने कहा, मैं उस बात को दोहराऊंगा कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए तो अभी 2 साबका हुकूमतें गई हैं, एक मुलायम सिंह साहब की हुकूमत आई और वो एक दूसरी हुकूमत गई। फ़र्क क्या था? एक मिनिस्टर आपने 19 कैबिनेट दे के बना रखा था, लेकिन एक थानेदार को ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं दिया था। और एक शख्स कल्याण सिंह के सवाल पे गए, जिसमें मैं भी गया था, लौट के जब आए तो उनके माथे को चूम के उनका इस्तेक़बाल कर लिया और इस बात से मुसलमानों ने मुतमईन होकर 224 सीटें उनको वापस की। तो कहने का मकसद ये है कि आपको एतबार का इजहार भी करना पड़ता है। सिर्फ एतबार मुंह से कहने वाली चीज़ नहीं होती, उसका इजहार करके भी दिखाना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है। और जब आप करके दिखाते हैं तो मुसलमान फिर आपके साथ जुड़ता है। उत्तर प्रदेश उसकी एक सीधी सी मिसाल है। बिल्कुल। और इसलिए अगर आपके पास कुछ मॉडल्स हैं तो उन मॉडल्स में सबसे बेहतरीन मॉडल आपके सामने गांधी है, दूसरा उत्तर प्रदेश की मौजूदा मिसाल है मुलायम सिंह यादव साहब की। और इन दोनों मिसालों को सामने रख के अगर वो काम करेंगे तो शायद मुसलमान आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे। बिल्कुल। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे आखिर में, क्या कुछ होना चाहिए? क्या मुस्लिम तबके को जो है वो अब वक्त आ गया फैसला कर लेना चाहिए कि ठीक है, वोट किसको देंगे नहीं देंगे ये अलग मसला है, लेकिन अगर कोई मूवमेंट चलता है हिंदुस्तान की अच्छाई के लिए, हिंदुस्तान की भलाई के लिए अगर कोई मूवमेंट चलता है तो उसके साथ रहना चाहिए। देखिए, जब आपने हिंदुस्तान की बात कर दी कि हिंदुस्तान के मफाद के लिए, तो हिंदुस्तान के मफाद की कौन सी तहरीक में मुसलमान सबसे आगे नहीं है? अभी इस तहरीक को हिंदुस्तान की तहरीक है या नहीं है, इस पर तो सवालिया निशान है ना। मैं आखिर में आपसे जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो ये केजरीवाल एंड कंपनी है, इन्होंने बहुत उज्जत से काम लिया है। इस मुल्क को मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि मेरा ना तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है ना किसी तहरीक से ताल्लुक़ है, मैं तो एक शख्स हूँ सिर्फ, और उसी अच्छे से बात कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे मुल्क को एक बहुत ईमानदार प्रेशर ग्रुप की ज़रूरत थी। अगर अपने आप को अन्ना की टीम ने प्रेशर ग्रुप की हद तक रखा होता तो उसके नताइज कहीं बेहतर निकलते। इन लोगों ने जमात के बनाने में बहुत उजलत से काम लिया है और सारी बात सियासत की नज़र हो गई है। और अब याद रखिए, जब बात सियासत की नज़र हो जाती है तो उस पर सवालात का अंबार खड़ा हो जाता है और सबसे बड़ा सवाल भी उसमें एतमाद का, एतबार का आता है। क्योंकि बात अब कहाँ आ गई है, अब हिमायत और मुखालिफत की बात नहीं है। अब बात यह है कि मैं एक सियासी जमात हूँ, मैं इलेक्शन के मैदान में उतरूँगा, अब मुझे मोहर लगानी है अपने हाथ से, ठीक है ना। अब तो बात मोहर में चली गई। अब 2014 में इलेक्शन होंगे तो अब 2014 के इलेक्शन ही बताएंगे कि कितना हिंदुस्तान ने इनको सराहा और कितना हिंदुस्तान इनके साथ खड़ा हुआ, ठीक है ना। तो मेरा तो आखिर में यही कहना है, और मैं अब भी कहूँगा कि अभी आपने अपना ना एजेंडा बनाया है ना मंशूर बनाया है, कदम पीछे हटाइए। इस मुल्क को एक मजीद सियासी जमात की ज़रूरत नहीं है, इस मुल्क को एक ईमानदार प्रेशर ग्रुप की ज़रूरत है। और अगर वो ईमानदार ग्रुप आप हैं तो ये पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि किसी को किसी से कोई एलर्जी नहीं है। मुझे केजरीवाल साहब से न मेरी कोई दुश्मनी है न मेरी कोई दोस्ती है, ठीक है ना। अगर वो मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान के दोस्त हैं, कोई भी शख्स जो हिंदुस्तान का दोस्त होगा मैं उसके साथ हूँगा, बिल्कुल कोई भी शख्स जो हिंदुस्तान की तामीर के साथ होगा मैं उसके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम इशू पर बात करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। आज हम बात कर रहे थे एंटी करप्शन मूवमेंट की और सवाल उठ रहा था कि मुस्लिम तबका इस मूवमेंट के साथ क्यों नहीं है। जाहिर है ये बात भी आपको ही तय करनी है कि मूवमेंट सही है या नहीं और इसके साथ जुड़ना है या नहीं, इस बात का फैसला भी आपको ही करना है। बहरहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।